नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में एमएसपी पर खरीद के लिए 1 अप्रैल से रबी फसल गेहूं की खरीद हो रही है शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध। एमएसपी पर खरीद की रकम सीधे किसानों के खाते में होगी ट्रांसफर। फसल खरीद पर देरी से भुगतान होने पर किसानों को मिलेगा 9% का ब्याज। ट्राइफेड ने दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव प्रशासन के साथ किया समझौता। वन धन योजना के तहत ट्राइफेड आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाने और आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में कर रहा है काम। मकसद वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को उचित पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करना। देश भर में मक्का के निर्यात में आया उछाल। मक्का का उत्पादन 300 लाख टन रहने का है अनुमान। वहीं ग्वारम के निर्यात में आई भारी गिरावट। इस साल देश में करीब 15 लाख टन ग्वार सीड के उत्पादन का है अनुमान। आंकड़ों के आकलन एग्वार नेट के मुताबिक देश भर में फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। हिसार की मंडी में एमएसपी से अधिक भाव में मंडियों में बिक रही है सरसों। मंडियों में सरसों बेचने वाले किसानों के खिले चेहरे। एमएसपी से अधिक भाव पर बिकी हिसार जिले में सरसों। लगभग 1,331 क्विंटल सरसों की हुई आवक। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं फसल की खरीद को लेकर चर्चा हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित प्रदेश के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी और प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं। और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है। सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी, लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खरीद का पैसा सीधा किसानों के खाते में जाएगा। फसल खरीद पर देरी से भुगतान होने पर किसानों को 9% ब्याज मिलेगा। 72 घंटे के बाद अगर डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट देंगे हम 9% का। और इस बार इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दें, ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि 1 दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक को डायरेक्ट करते हैं, उसके बाद 1 दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो 1 दिन जोड़ करके 72 घंटे है। डिपार्टमेंट ने 48 घंटे ली। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली रबी सीजन 2021-22 के दौरान किसानों को किए जाने वाले भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि भुगतान में देरी होती है तो लगभग 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान किसानों के सत्यापित बैंक खातों में सीधे किया जाएगा, जिसका प्रदेश भर के किसानों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जिस भी किसान की गेहूं की या सरसों की फसल लेट होगी, उस किसान को डरने की जरूरत नहीं है। उसको 9% ब्याज जिस दिन भी उसकी पेमेंट मिलेगी 9% ब्याज तक दिया जाएगा उसको, किसान को। ये ऐतिहासिक फैसला है। हरियाणा सरकार का बढ़िया वो फैसला है जी, जो कर रही है भाई। 24 घंटा में पेमेंट मिल जाएगी। पहले कदे ब्याज लेट होगी तो ब्याज मिलेगा आपको। सीधा ही राशि किसानों के खाते में डालने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा है। इससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, हमें आड़तियों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और यदि हमारी फसल पेमेंट लेट हो जाती है तो हमें विद इंटरेस्ट मिलेगी। ये पहली बार ऐसा होगा। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और सही किया है, किसानों के हित में है। ये सरकार का एक अच्छा फैसला है, जो कि किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। किसानों की पेमेंट जो पहले लेट हो जाया करती थी, अब 9% उनको ब्याज मिलेगा। देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेतीबाड़ी में क्या क्या रखें सावधानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और ककड़ी की रोपाई करें। जम्मू कश्मीर में मूंग और उड़द की बुआई कर लें। वहीं उत्तराखंड के किसान भी टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई जारी रखें। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के किसान मूंग और उड़द की बुआई पूरी कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान गेहूं और जौ की कटाई जारी रखें। पूर्वी राजस्थान में जीरा और धनिया की कटाई भी करते रहें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई भी पूरी कर लें। वहीं पंजाब के किसान मूंग की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही पंजाब में गन्ने की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई का काम भी पूरा कर लें। वहीं हरियाणा के किसान टमाटर की रोपाई का काम करें। इसके साथ ही हरियाणा के किसान खीरा और अन्य ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई करें। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं किसान, साथ ही मूंग की बुआई भी करते रहें। इसके अलावा हरियाणा के किसान अभी के समय सरसों की कटाई कर लें। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर ही रखें ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। वन धन योजना के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। ट्राइफेड ने दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव प्रशासन के साथ किया समझौता। एमएफपी योजना और वन धन योजना के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने किया करार। ट्राइफेड आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाने और आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में कर रहा है काम। इस समझौता ज्ञापन के तहत एमएसपी और एमएफपी के लिए विपणन तंत्र को केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश में एक वन धन विकास केंद्र स्थापित करने की योजना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एमएफपी के लिए एमएसपी एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को उचित पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करना है। वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को उचित मूल्य प्रदान किया गया है। यह उनकी कुल आय की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। इससे उनकी समग्र आय में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष आदिवासी अर्थव्यवस्था में 3000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका के निर्माण की सुविधा के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना अहम है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को फलठाण और पुणे के बीच पहली डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण काम था जो अब यातायात को सरल बनाएगा। अब रेल में इतने सुधार हो रहे हैं कि वो तेज एक्सप्रेस जैसी राजधानी जैसे चल पड़ी है। पहली किसान स्पेशल महाराष्ट्र से निकली, अभी 100वीं किसान स्पेशल भी महाराष्ट्र में ही जा रही है। यह एक तरह से हिंदूराव जी का सपना जो था फलटण पुणे डायरेक्ट कनेक्टिविटी वो मिल रही है। सुबह पूना से गाड़ी निकलेगी, फलटण को 10 बजे पहुंचेगी, फिर फलटण से लोणंद और लोणंद से फलटण आएगी और फिर शाम को फलटण से 6 बजे निकलकर 10 बजे के पहले पूना में पहुंच जाएगी। पिछले 7 साल में रेलवे में आए परिवर्तनों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन की तरह धीमी रेलवे अब सुपरफास्ट एक्सप्रेस बन चुकी है। गॉज कन्वर्सन की गति भी बढ़ी है। नैरो गेज टू मीटर गेज नहीं, मीटर गेज से ब्रॉड गेज ही, अब सब ब्रॉड गेज ही हो रहा है और 12,000 किलोमीटर ब्रॉड गेज सेवा हो गई है। नए लाइंस भी शुरू हो गए हैं, खासकर बंदरगाहों को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ाई है, वो व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। डबलिंग भी, जहां सिंगल लाइन थी वहां डबल लाइन देना, यह भी काम जोर से चल रहा है। मैं अगर कहूं कि अनेक साल से रेल धीरे धीरे चलती थी, वो पैसेंजर ट्रेन की तरह चलती थी, लेकिन अब रेल में इतने सुधार हो रहे हैं कि वो तेज एक्सप्रेस जैसी राजधानी जैसे चल पड़ी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश वाराणसी के इंद्रपाल सिंह बत्रा के गौरैया की सेवा के बारे में प्रधानमंत्री ने मन की बात में चर्चा की थी। इंद्रपाल सिंह बत्रा के गौरैया प्रेम की बात अब काफी चर्चा में है। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। इंद्रपाल सिंह बत्रा उत्तर प्रदेश वाराणसी के एक पॉश इलाके में रहते हैं। आज से 15-16 साल पहले उन्हें महसूस हुआ कि गौरैया की संख्या कम हो रही है। इसके लिए उन्होंने कई जगह अध्ययन करके अपने घर में उनके लिए घोंसले बनवाए और खाने पीने का इंतजाम भी किया। चिड़िया किसी सुरक्षित स्थान में रहना चाहती है, इसलिए मैंने गमलों के सेटिंग डिस्कवरी से पता देखी कि पेड़ के अंदर छेदा है, छेदे में घुस जा रही हैं, तो उसकी जगह, पेड़ की जगह मैंने गमले का इस्तेमाल आइडिया से किया और वो सक्सेस हो गया। मैंने पहले 10-12 गमले लगाए, उसके बाद आज की डेट में 100-150 गमले मेरे घर पे लगे हुए हैं। इंद्रपाल सिंह के इस कार्य में इनकी पत्नी सोनिया बत्रा पूरा सहयोग करती हैं। साथ ही इनके मोहल्ले के लोग भी इसमें रुचि लेकर अपने घरों पर गमले लगवा रहे हैं और गौरैया के खाने पीने की व्यवस्था में सहयोग भी कर रहे हैं। इस मोहल्ले के सारे लोग जरूर चिड़िया के लिए कुछ ना कुछ दाना पानी डाल रहे हैं और उनको शौक है। मैंने इस मोहल्ले में कई घरों में घोंसले भी लगाए हैं, तो मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और मोहल्ले के लोग जागरूक हुए हैं चिड़िया के लिए। इंद्रपाल सिंह मन की बात में प्रधानमंत्री की प्रशंसा से अभिभूत हैं और भविष्य में अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के निर्देशन में काशी को हरा भरा बनाना चाहते हैं। पर्यावरण जरूरी है, पक्षी जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए। इनकी इच्छा है कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री से बात रखकर पूरे काशी को हरा भरा बनाएं। ये एक बहुत बड़ी सोच है काशी वासियों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। अच्छी फसल के बावजूद इस साल सरसों के दाम में तेजी बनी हुई है। पहली बार सीजन में सरसों का रेट एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर चल रहा है। इससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। हिसार की नई अनाज मंडी में सरसों का सरकारी रेट 4,650 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मंडी में किसानों की फसल 5,000 से ऊपर तक बिक रही है।
प्रदेश के हिसार जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि हिसार जिले में 1,331 क्विंटल सरसों अनाज मंडी में आवक हो चुकी है। वहीं सरसों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव में किसानों से खरीदी जा रही है। सरसों से मूल्य से किसान भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई सरसों की फसल को सुखाकर ही मंडी में लाएं ताकि फसल के अधिक भाव मिल सकें। सरसों डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर 1,331 क्विंटल आ चुकी है अब तक, और इसका रेट जो 5149 से लेकर 5450 रुपये तक चल रहा है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार का वो रेट है 4650 रुपये है, तो उससे ऊपर जा रही है और आते ही सरसों बिक जाती है। और जमींदारों को किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा गिल्ली है तो थोड़ा सुखा ले और सफाई करके ले ताकि आते ही बिक जाए, उसको दिक्कत ना आए, नहीं तो एक दिन उनको वेट करना पड़ता है। सरकारी मूल्य से अधिक रेट में सरसों बिकने पर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो सरसों की फसल मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं। सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन प्राइवेट एजेंसियों की ओर से फसल खरीदी जा रही है। सरसों की ढेरियां एमएसपी से ऊपर ही बिक रही हैं। सरसों मेरे पास 25 एकड़ की सरसों थी, अभी मैं 4 एकड़ की ले आया हूँ, और सरकारी रेट 4600 कुछ रुपए है, लेकिन प्राइवेट रेट हमारा 5000 से ऊपर लग रहा है। हम संतुष्ट है इस बात पे, बहुत अच्छी बात है। 2.5 एकड़ की सरसों है मेरी, एमएसपी से ज़्यादा ही भाव मिल रहा है। एमएसपी तो अभी 4650 रुपये चल रही है, और 5100 के लगभग टॉप सरसों बिक रही है आज के दिन। हाँ, संतुष्ट है। इस टाइम में इतना भाव बहुत कम मिलता है जो इस बार मिल रहा है। मैं 12 किले खेती करता हूँ और 4 किले की सरसों लेकर आया हूँ। सरकारी रेट तो 4600 कुछ रुपए है, और आज 5051 रुपये बिक रही है सरसों। 10 एकड़ की है जी, 3 एकड़ की पहले बेच चुका था, और 5361 रुपये पहले बिकी थी, जो गवर्नमेंट रेट से भी ऊपर बिक रही है। बढ़िया, अच्छे भाव मिल रहे हैं। देश भर में सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीद जारी है। अब आइए देखते हैं अब कैसा रहा देश भर की मंडियों का भाव। देश में इस साल मक्का की रिकॉर्ड तोड़ उपज का अनुमान है, लेकिन देश से मक्का के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी भी हो रही है, यानी सप्लाई भी है और मांग भी। इन तमाम बातों का असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का का भाव इस तरह से है। एक मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को राजस्थान की बेगू मंडी में भाव शनिवार के स्तर 1710 रुपए पर रहा। तेलंगाना की दम्मपेट मंडी में मंगलवार को भाव शनिवार के स्तर 1700 रुपए पर दर्ज किया गया, और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मंगलवार को भाव 1730 रुपए रहा, जो शनिवार को 1735 रुपए था। मक्का के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से मक्का के निर्यात में 6 गुना से ज्यादा का उछाल आया है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार इस दौरान देश से 17.76 लाख टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान सिर्फ 2.73 लाख टन मक्का का एक्सपोर्ट हो सका था। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का भी अनुमान है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी फसल वर्ष 2020-21 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रिकॉर्ड 301.6 लाख टन मक्का की पैदावार का अनुमान है। देश में कभी भी मक्का का उत्पादन 300 लाख टन के पार नहीं गया है। पिछले साल देश में 287.7 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ था। मक्का के निर्यात और उत्पादन को देखते हुए लग रहा है कि सप्लाई के साथ मांग भी अच्छी है। दोनों ही वजह इसके भाव पर असर डाल सकती है। ग्वार सीड से निकलने वाले ग्वारगम के निर्यात में इस साल भारी गिरावट आई है, और देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाले राज्य राजस्थान में इस साल उपज भी पिछले साल से अधिक है, यानी ग्वार सीड की विदेशी मांग कम है, लेकिन सप्लाई पहले से कुछ अधिक होने का अनुमान है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में ग्वार सीड का भाव कुछ इस तरह से है। एक मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव शनिवार के स्तर 3570 रुपए पर रहा। ग्वारगम के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से निर्यात 45% घटा है।
वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान सिर्फ 1,69,545 टन ग्वारगम का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल इस दौरान 3,09,543 टन ग्वारगम एक्सपोर्ट हो गया था। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाला राज्य है और इस साल वहां पर ग्वार सीड की उपज भी पिछले साल से अधिक अनुमानित है। राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार इस साल राज्य में 14.92 लाख टन ग्वार सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल वहां पर 12.84 लाख टन ग्वार सीड पैदा हुआ था। कुल मिलाकर ग्वारगम की विदेशी मांग घटने से ग्वार सीड की मांग पर असर पड़ा है और उपज ज्यादा होने से सप्लाई बढ़ी है। इसका असर ग्वार सीड के भाव पर रह सकता है। और आइए अब देखते हैं किसान कैसे करे भिंडी की खेती और भिंडी की खेती करते हुए किसान कौन कौन सी बातों का रखें ध्यान। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करे तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करे और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करे। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरा होने के मौके पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। इसी मौके पर अहमदाबाद से उन्होंने नमक सत्याग्रह के योगदान के मद्देनजर दांडी के लिए यात्रा को रवाना किया था। ये यात्रा उन्हीं जगहों से होते हुए डेलौट पहुंच गई है। रास्ते में हर जगह यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है। मार्च 1930 की सुबह दांडी यात्रा के सहयोगी और भटगाम निवासी चंदूभाई पटेल के साथ भटगाम से संधियार के लिए निकले। भटगाम के जिस मकान में महात्मा गांधी रुके थे उसे गुजरात सरकार ने हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया है। भटगाम आज भी गांधी जी के बताए उस रास्ते पर चल रहा है जहां आज भी पंचायती राज और सहकारी समिति के चुनाव नहीं होते, बल्कि ग्रामीण खुद उम्मीदवार का चयन सहमति से कर लेते हैं। वास्तव में गांधी जी के जीवन मूल्यों को भटगांव ने अपने अंदर चरितार्थ किया है। आज भी भटगांव में चुनाव नहीं होता, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या कोई सहकारी संस्था हो। गांव के सभी लोग, सभी मुखिया मिलजुल के निर्णय करते हैं। भटगाम से पदयात्रा कर गुजरते हुए दांडी यात्रा दल संधियर के उस विद्यालय में पहुंचे हैं जहां गांधी जी ने दोपहर का विश्राम किया था। स्थानीय निवासी और गांधी जी के साथ के पदयात्री प्रभु भाई देसाई, नारायण भाई पटेल और नरोत्तम भाई बसंत जी देसाई ने मिलकर गांधी जी का कार्यक्रम संधियर के लिए तैयार किया था। गांधी जी यहाँ दोपहर तक रुके थे। इधर संस्कृत पाठशाला थे, वो 1913 के आसपास वो स्टार्ट हुई थी। यहाँ गांधी जी का मुकाम हुआ था। भटगाम से पैदल बढ़ते गांधी जी डेलाड पहुंचे थे। डेलाड में बरगद पेड़ के नीचे महात्मा गांधी ने गांव को आत्मनिर्भर और गांव में ही रोजगार देने की बात की थी। स्थानीय निवासी जयेश भाई पटेल भावुक होकर बताते हैं, डेलाड में बापू का सपना सच साबित हुआ है। यहाँ के घर घर में कपड़ा बनता है।
जो गांधी जी जो सोच रहे थे खादी से रोजगारी, वही रोजगारी आज यहाँ पे टेक्सटाइल दे रही है। डेलाड में महात्मा गांधी 2 रात रुके थे। 31 मार्च को उन्होंने यहीं मौन व्रत रखा था। 30 मार्च 1930 तारीख में दर्ज है कि महात्मा गांधी डेलाड पहुंचे थे और यहां पहुंचकर उन्होंने लोगों के बीच जो संबोधन किया था, उस संबोधन में उन्होंने गांव को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की बात की थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी का जो सपना था, वो सपना आज यहां पूरा हो रहा है। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, डेलाड। और इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।